नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोशी सिंह। बात करते हैं खबरों की। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। देश भर में 3 अक्टूबर को किसानों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली से ये जानकारी। देश भर में 3 अक्टूबर को किसानों का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और किसान संगठन रेल ट्रैक जाम कर करेंगे विरोध प्रदर्शन। तो किसानों की ओर से विरोध प्रदर्शन 3 अक्टूबर को और किसान संगठन रेल ट्रैक जाम कर अपना विरोध जताएंगे। एमएसपी किसानों के कर्ज माफी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। तो इसी को लेकर किसानों की ओर से जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देश भर में 3 अक्टूबर को किसानों की ओर से विरोध प्रदर्शन। एमएसपी किसानों के कर्ज माफी को लेकर प्रदर्शन। किसानों की ओर से किसान संगठन रेल ट्रैक जाम करके अपना विरोध जताएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो किसान संगठन एमएसपी किसानों के कर्ज माफी को लेकर प्रदर्शन करेंगे। तो ये जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से 3 अक्टूबर को देश भर में किसानों का प्रदर्शन देखा जाएगा और किसान संगठन रेल ट्रैक जाम करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो एक बार फिर से किसान जो है प्रदर्शन की तैयारियों में जुट गए हैं और 3 अक्टूबर को देश भर में अलग अलग जगहों पर किसानों की ओर से प्रदर्शन और 3 अक्टूबर को ये किसान प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और रेल ट्रैक जाम कर अपना विरोध जताएंगे। आपको बता दें, एमएसपी किसानों की कर्ज माफी को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन 3 अक्टूबर को देश भर में, जिसमें बड़ी संख्या में किसान जो है इसमें शामिल होंगे और अलग अलग जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में किसान अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो 3 अक्टूबर को किसानों का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिलेगा और इसमें जो है अपनी मांगों को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएसपी किसानों के कर्ज माफी को लेकर किसानों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। रेल ट्रैक जाम करके किसान अपना विरोध जताएंगे। एक बार फिर 3 अक्टूबर को किसान प्रदर्शन देखने को मिलेगा और रेल ट्रैक जाम करके ये किसान जो है अपना विरोध जताएंगे। 3 अक्टूबर को देश भर में अलग अलग जगहों पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, जहां एमएसपी किसानों के कर्ज माफी को लेकर प्रदर्शन किसानों की ओर से किया जाएगा। तो आपको बता दें, कई सालों से किसान अपनी मांग को लेकर सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कई दफा बातचीत भी हुई है, हालांकि कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। और एक बार फिर 3 अक्टूबर को प्रदर्शन किसानों की ओर से। दिल्ली से एक और जानकारी सामने आ रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का हरियाणा दौरा। आज से 3 दिन के हरियाणा दौरे पर रहेंगे केजरीवाल। हरियाणा में रोड शो और जनसभा को करेंगे संबोधित। तो ये जानकारी सामने आ रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिन के हरियाणा दौरे पर रहेंगे, जहां जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर 3 दिनों के हरियाणा दौरे पर अरविंद केजरीवाल रहेंगे आज से और इस दौरान हरियाणा में रोड शो और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें, चुनाव के लिहाज से काफी अहम दौरा है और सीएम केजरीवाल अब खुद चुनावी मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे 3 दिनों के दौरे पर अरविंद केजरीवाल। दिल्ली से यह जानकारी सामने आ रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का हरियाणा दौरा, 3 दिवसीय दौरे पर और इस दौरान हरियाणा में रोड शो करेंगे, इसके साथ ही जनसभा भी करेंगे। तो 3 दिन के हरियाणा दौरे पर अरविंद केजरीवाल और हरियाणा में रोड शो का आयोजन किया जाएगा, साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
बढ़ते आगे, कौशाम्बी कलेक्ट्रेट की बड़ी कार्रवाई, वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन की गई जब्त। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वापस ली गई जमीन सरकारी खाते में दर्ज। 96 बीघा भूमि पर वक्फ बोर्ड का था कब्जा जमीन का। 1950 से कोर्ट में चल रहा था केस। एडीएम न्याय की कोर्ट ने सुनाया था फैसला। जमीन को जल्द कब्जा मुक्त कराया जाएगा, डीएम की ओर से कहा गया है। तो वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन जो है वो जब्त कर ली गई है और डीएम ने कहा है जमीन को जल्द कब्जा मुक्त कराया जाएगा। अधिकारी अन्य 3 गांव की जमीन की भी कर रहे हैं जांच। रूपनारायणपुर, गोरियो, नारायणपुर बंगाली में वक्फ की जमीन, त्रिलोकपुर में भी वक्फ बोर्ड की जमीन है और नगर पंचायत दारा नगर कड़ा धाम इलाके में 96 बीघा जमीन है। तो कौशाम्बी से ये जानकारी। अन्य 3 गांव की भी जांच किए जा रहे हैं। एडीएम न्यायिक की कोर्ट ने फैसला सुनाया था और डीएम ने कहा है बहुत जल्द ही जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। बताते चले जमीन का 1950 से कोर्ट में केस चल रहा था और वापस ली गई जमीन सरकारी खाते में दर्ज और कौशाम्बी कलेक्ट्रेट की ओर से बड़ी कार्रवाई, 96 बीघा जमीन जब्त की गई। पहले रजिस्टर्ड था, फिर जब डीडीसी न्यायालय में वाद चल रहा था उससे ये पता चला कि ये बहुत सारी ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन थी और उस पर यह पता लगाया कि क्या किस श्रेणी में दर्ज था और क्या ग्राम समाज की ज़मीन थी, क्या काश्तकारों की ज़मीन थी। इस समस्त बिंदुओं पे जब डीडीसी न्यायालय से ये परीक्षण किया गया कागजों का, उसके क्रम में न्यायालय से आदेश भी हुआ कि ये ग्राम समाज की ज़मीन है। तो इसलिए 96 हेक्टेयर 96 बीघा की ज़मीन है जिसको वापस ग्राम समाज की ज़मीन में दर्ज किया गया, जो पहले वक्फ बोर्ड के इसमें दर्ज था। और न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न प्रौद्योगिकी कंपनियों के सीईओ के साथ राउंड टेबल मीटिंग में कहा, 21वीं सदी में तकनीकी संचालित है और ऐसे समय में सिर्फ तकनीक और लोकतंत्र का संतुलन बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य और तकनीक का मेल मानव कल्याण की गारंटी देता है। और क्या कहा उन्होंने, ये सुनिए। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है, ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा सहयोग बढ़ सकता है हम उसके लिए तैयार हैं और मैंने मेरी सिस्टम को भी प्रोएक्टिव करने की दिशा में मैं सफल रहा हूं। भारत में 500 मिलियन से ज्यादा की वर्किंग पॉपुलेशन है। भारत की औसत आयु 28 इयर्स है और बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफी रुचि ले रहा है। इवन बेटियां भी स्टेम के एजुकेशन में हमारे यहाँ बेटियां भी लीड कर रही है। और मुझे तो याद है कि एक देश में मैं वहां के एक बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहा था कि क्या आपके यहाँ बच्चियां स्टेम के अंदर रुचि लेती है। जब मैंने उनको आंकड़ा बताया तो उनके लिए सरप्राइज था कि भारत की बेटियां भी उन सारे क्षेत्रों में काफी कुछ कर रही है। यूथ का ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग, ये मैं मानता हूं कि बहुत ही फोकस रिक्वायर है, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता ही चला जा रहा है और स्किलिंग में अगर हम अपग्रेडेशन नहीं करते हैं तो शायद हम रुक जाएंगे। तो मेरा बल उस दिशा में भी उतना ही ज्यादा है। और इंडस्ट्री 4.0 के लिए इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स वो हम एडवांस में काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपका अनुभव और आपकी रिक्वायरमेंट उसके आधार पर अगर कोई हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है कि भाई ये हमें चाहिए तो हम उसके आधार पर काम आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बात सही है कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको अब
टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो। किसी समय टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूं टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है, एक विश्वास पैदा करता है। एंड टेक्नोलॉजी माइनस डेमोक्रेसी, मैं समझता हूं किसी भी संकट के लिए एक वातावरण पैदा कर देता है। और भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है, और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूं बहुत रेयर होती है जो आज भारत के पास उपलब्ध है। और आप में से बहुत ही लोग हैं जिनका भारत से के साथ निकटता रही है, आपका अनुभव भी रहा है, और आपने ग्लोबल लेवल पे कई जगह पे काम किया है और भारत में भी काम किया है, तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और उस कंपैरिजन में भी आप देखेंगे कि आपको +1 की पोजीशन वहां नजर आएगी। पिछले दशक में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को लेकर के आगे चला है, और पिछले दिनों का अनुभव से हमें लगता है कि इसमें हम गति जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, उसका फलक जितना ज्यादा हम विकसित करेंगे, और जरूरत के आधार पर हम रिफॉर्म को बल देंगे, तो शायद हम और अधिक परिणामकारी होंगे। तो हमारा ध्यान इन दिनों उन बातों पर ज्यादा है। आज का भारत एम्बिशियस सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास भी करता है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और जौनपुर में जंगली जानवरों के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। खेतों की तरफ गए ग्रामीणों पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। जंगली जानवर के हमले में आसपास के गांव के 3 पोवा में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज किया गया। घायलों के मुताबिक जिस जानवर ने हमला किया वह सियार की तरह दिख रहा था, लेकिन सियार नहीं था। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग और स्थानीय पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिस तरह से भेड़िए के आतंक को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है, तो वहीं जौनपुर में जंगली जानवर को लेकर जो है लोगों में दहशत है। तो जंगली जानवर के हमले से जो है 1 दर्जन से अधिक लोग जो है घायल हो गए हैं। तो कैसा जंगली जानवर था, किस तरह से लोग जो है दहशत में, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ गाँव के लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है जी आपका? राजदेव। और ये बताइए कैसे कैसे घायल हो गए, क्या हुआ था आपके साथ? वही जंगली जानवर काटा। कहाँ थे? सियार नहीं है, लाल है, मुंह इतना बड़ा, दांत इतना बड़ा बड़ा। देखने में कैसा लग रहा था वो? जानवर देखने में कैसा लग रहा था वो? लाल, वो सियार नहीं है। कभी इससे पहले आपने देखा जानवर को? नहीं, कभी नहीं देखा। उसके हमले से कितने लोग घायल हैं? कुछ नहीं। कितने लोग घायल हुए हैं? बहुत लोग मड़ैया में, वो तो नहीं बता सका था शर्मा जी। कहाँ कहाँ को जो है चोट लगी इसमें? है कहाँ कहाँ काटा था वो? हमें पैर में, दोनों पैर में। या। और देखिए दोनों पैर में जो चोट के निशान है, ये जंगली जानवर के जो है हमले से घायल बताए जा रहे हैं। और इनका कहना है गांव में कई लोगों को जो है उसने हमला किया है। तो और भी कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? रमापति यादव। और रमापति जी, आपके गांव में किस तरह से जो है लोगों में दहशत देखने को मिला है? अरे बहुत से लोगों को काट लिया, और वो सब लोग इधर उधर से उसको बचाव रखते हैं कि उस रास्ते से न जाया जाए, और कम से कम दर्जनों लोगों को काटा है वो, और वो मार भी दिया गया कल। क्या वो अकेले था, कुछ झुंड में आया था? अब वो फिलहाल तो इस समय अकेले मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि और है, हैं, और कई ठो हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कई 4-6 ठो हैं। वो जानवर देखने में कैसा लग रहा था? क्या हम उसको देखे नहीं,
हम तो देखे नहीं, लेकिन यह है कि वो भेड़िया जैसा लग रहा है। एक चर्चा है झुंड में आया था और भी जानवर की उसकी संख्या ज्यादा है, तो दहशत नहीं है आप लोग में? बहुत दहशत है, कहाँ कोई उधर जा रहा है, उस रास्ते से लोग जाना रुक गए हैं। हाँ, इधर उधर से बचाव कर जाते हैं। क्या वन विभाग की तरफ से कोई अधिकारी आया? भाई वन विभाग की तरफ से कोई अधिकारी आया, शायद कोई आया था, हम उसको हमको संज्ञान में नहीं मेरे। हाँ, और देखिए किस तरह से जो है लोगों में दहशत है, लोग जो है जंगली जानवर मान रहे हैं और हालांकि कुछ लोग कहना कि भेड़िया है, लेकिन वन विभाग के आला अधिकारियों के माने तो ये पागल सियार वो बता रहे हैं। हालांकि जो गांव के लोग बता रहे हैं जो जानवर उन लोगों पर हमला कर रहा था और गांव के लोगों ने उसे मार गिराया है। अब वन विभाग के आला अधिकारी मौके पहुंचे हैं और आसपास जो झाड़ियां हैं उसमें खंगालने का काम की जा रही है। जानवर का एक ही था या झुंड में आया था, ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा, जब वन विभाग की टीम लगातार जो है कैंपनिंग गाँव में कर रही है। तो लोगों में कहीं ना कहीं जो है दहशत का माहौल है और जंगली जानवर के हमले से जो है 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और देश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य मसालों के सरताज के नाम से फेमस गोल्डी उद्योग समूह का चलो चांद से हाथ मिलाए वितरक महासमागम एवं लकी ड्रॉ का आयोजन आज कानपुर की होटल गगा वैली बिठुर में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि अवनीश कुमार अवस्थी, विशिष्ट सलाहकार मुख्यमंत्री यूपी द्वारा गणेश पूजन एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। वहीं कंपनी के निदेशक आकाश गोयनका ने जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी बहुत जल्द ही अपनी नई इकाई से उत्पादन क्षमता को 4 गुना करने जा रही है, जिससे बाजारों में गोल्डी उत्पादनों की उपलब्धता को और विस्तार मिलेगा। वर्तमान मार्केट को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने मसालों की पैकिंग अभूतपूर्व परिवर्तन फ्रेश लॉक के बारे में भी विस्तार से बताया और कहा कि गोल्डी ने अपनी पैकिंग में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। इसके साथ ही संयंत्र में ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों और पर्यावरणीय मानकों का पालन किया गया है, ताकि यह सुविधा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनी रहे। बता दें कि कार्यक्रम में चलो चांद से हाथ मिलाए उपहार योजना का लकी ड्रॉ का शुभारंभ अवनीश अवस्थी ने कंप्यूटर का बटन दबाकर किया, जिसमें कारें, मोटरसाइकिलों सहित अनेकों पुरस्कारों की घोषणा की गई। वहीं संचालन बिक्री महाप्रबंधक आलोक सेठ ने किया। वन मसाले का व्यापार गोल्डी के नाम से शुरू किया था। वैसे तो ये मसाला का उद्योग व्यापार हमारा 7वीं पीढ़ी से हम करते चले आ रहे हैं। आज का ये समागम जो हम लोगों ने किया है, चलो चांद से हाथ मिलाएं नाम की उपहार योजना का वितरण कार्यक्रम है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और बिहार के हमारे परिवार के सदस्य वितरक भाई बड़े उत्साह के साथ आए हैं। इसी के बाद में हमने ये रिश्ते प्यार के पीढ़ियों से नामक नई उपहार योजना भी लॉन्च करी है, जिसके अंतर्गत 80,000 से ज़्यादा इनामों की घोषणा हम लोगों ने की है। हम सुरेंद्र गुप्ता जी क्लास 6 से 7 पढ़े हैं। 57 साल से हम लोग साथ हैं और 44 साल से हम लोग व्यापार कर रहे हैं। बाकी और क्वालिटी के बारे में सुरेंद्र जी बताएंगे। आगे इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहना है कि कानपुर महानगर में 1980 में गोल्डी का प्रादुर्भाव हुआ था। आज हम लोग समस्त भारतवर्ष में, ऑल इंडिया में 1500 से अधिक वितरक भाइयों के साथ ये व्यापार कर रहे हैं। गोल्डी का पहला और आखिरी यही उद्देश्य है कि कैसे क्वालिटी और न्यूनतम मूल्य, ताकि कंज्यूमर को, हमारे उपभोक्ताओं को खरीदारी में हर तरह का सुख मिले, वो करके है। अब ये हम लोगों की पैक्ड मसाले में 4थी जनरेशन है, इसीलिए आज ये रिश्ते प्यार के पीढ़ियों से करके ये स्कीम आज से लॉन्च करी गई है, नई स्कीम। और 4थी पीढ़ी अब इसमें जनता की सेवा में लगेगी। गोल्डी परिवार, समस्त गोल्डी ग्रुप आप लोगों के और महानगर वासियों का खास तौर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती है।
और खबर कानपुर देहात से है, जहां प्राइवेट बस और ट्रैक्टर में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद रोड पर पलटी बस और ट्रैक्टर में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और खबर अमेठी से है, जहां पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद मुठभेड़ में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लग गई। पुलिस के मुठभेड़ में घायल अभियुक्त को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बदमाश के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा और अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई है। और वहीं अलीगढ़ में थाना देली गेट क्षेत्र के गोंडा मोड़ के पास देर शाम दुकान बंद कर बाजार जा रहे एक ज्वेलर को बाइक सवार हमलावर ने गोली मारकर घायल कर दिया। गोली ज्वेलर के कान के पास से गुजर कर निकली। घायल को पुलिस ने इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। पुलिस घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के साथ ही पूरे मामले की जांच में जुटी है। अब बढ़ते हैं आगे। रायबरेली में क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी यशवीर सिंह के निर्देश पर अभियान चलाया गया और संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की तलाशी ली गई। बता दें कि शहर के व्यस्तम चौराहों पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जहां संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की गई। यह अभियान शहर कोतवाल राजेश सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस अलर्ट पर है और संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की तलाशी ली गई। एसपी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। तो पुलिस प्रशासन जो है अब अलर्ट मोड पर क्राइम कंट्रोल को लेकर और संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की तलाशी। रायबरेली में यह जानकारी सामने आ रही, रायबरेली से, और एसपी के निर्देश पर अभियान चलाया गया है, जहां संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई, जांच की गई और वाहनों की भी, जो भी संदिग्ध वाहन गुजर रहे उनकी भी तलाशी ली गई। तो क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। तो रायबरेली से यह खबर सामने आ रही है और एसपी के निर्देश पर अभियान भी चलाया गया, जो कि शहर कोतवाल राजेश सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।